नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए, बिना कोई वक्त गवाए सीधे विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग कहानी में डीप डाइव करने वाले हैं जो साबित करती है कि कैसे एक अनाथ और बिल्कुल कंगाल लड़के ने अपने जुनून और लगातार इनोवेशन से पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हम देखेंगे कि कैसे व्यक्तिगत त्रासदियों और एकदम राग से उठकर दुनिया के सबसे मजबूत और टिकाऊपन के प्रतीक का जन्म हुआ। यकीन मानिए, ये केवल घड़ियों के बारे में नहीं है, ये कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक शानदार कहानी है। तो इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे 1893 में चलना होगा। जरा सोचिए, एक 12 साल का जर्मन लड़का है, हंस विल्सडॉर्फ। उसके सिर से माता पिता का साया उठ जाता है, वो पूरी तरह अनाथ हो जाता है। उसके रिश्तेदार उसका पारिवारिक व्यवसाय बेचकर उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। अब उसके पास अपने माता पिता की विरासत के नाम पर सिर्फ 3300 गोल्ड मार्क बचे थे। लेकिन एक दिन लंदन की यात्रा के दौरान वो रकम भी चोरी हो गई। उस लड़के ने सचमुच अपना सब कुछ खो दिया था, सिवाय एक चीज के, और वो था घड़ियों के प्रति उसका अटूट जुनून। दरअसल यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े भविष्य की नींव रखी। भाग 1, अनाथ से उद्यमी तक। तो अपनी इसी लगन के चलते 19 साल की उम्र में हंस ने स्विट्जरलैंड का रुख किया। वहां उन्होंने एक नौकरी शुरू की, हर दिन सैकड़ों घड़ियों की सटीकता जांचना। एक बेहद उबाऊ और थकाऊ काम, लेकिन इसी काम ने उनके अंदर सबसे बेहतरीन घड़ियां बनाने की एक जबरदस्त लालसा पैदा कर दी। अब यहां पर कंज्यूमर बिहेवियर का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण देखने को मिलता है। उस समय लंदन में काम करते हुए हंस ने एक बहुत ही कमाल की बात नोटिस की। उनके जितने भी प्रतिस्पर्धी थे वो सब घड़ियों को बस सजाने और उन्हें फैंसी दिखाने के पीछे पागल थे। लेकिन हंस की सोच एकदम अलग थी। उन्होंने बिल्कुल सटीक नफ्स पकड़ी कि ग्राहक वास्तव में चाहता क्या है। लोगों को कोई सजावटी खिलौना नहीं चाहिए था, उन्हें ऐसी घड़ियां चाहिए थी जो सरल हों, एकदम सटीक समय बताएं, टिकाऊ हों और दिखने में बेहद एलिगेंट हों। विजन तो एकदम क्लियर था, लेकिन हंस के पास अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की भारी कमी थी। फिर भी वो रुके नहीं। उन्होंने अपने बहनोई के साथ पार्टनरशिप की और 1905 में विल्सडॉर्फ और डेविस फर्म की स्थापना कर डाली। उनका पहला प्रोडक्ट था पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच। ये घड़ी खास तौर पर ट्रेन में सफर करने वालों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई थी। छोटी थी और मजबूती के लिए एक बेहद प्रीमियम लेदर पाउच के अंदर आती थी। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, पहला ही प्रोडक्ट मार्केट में जबरदस्त हिट साबित हुआ। भाग 2, कलाई घड़ी के कलंक से पार पाना। पॉकेट वॉच की शानदार सफलता के बाद भी हंस शांत बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने एक बेहद बोल्ड भविष्यवाणी की कि आने वाले भविष्य में कलाई घड़ियां पूरी तरह से पॉकेट घड़ियों की जगह ले लेंगी। लेकिन इस विजन के रास्ते में समाज की एक बहुत बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था, उस दौर में कलाई घड़ियों को लेकर एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा यानी कलंक जुड़ा हुआ था। पुरुषों का मानना था कि कलाई घड़ियां तो सिर्फ महिलाओं का आभूषण है, हम मर्द इन्हें कैसे पहन सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक ब्रांड के तौर पर आप ऐसा प्रोडक्ट बेचेंगे भी तो कैसे, जिसे आधी आबादी सिरे से ही खारिज कर रही हो। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि स्मार्ट मार्केटिंग और रीब्रांडिंग क्या जादू कर सकती है। 1906 में हंस ने देखा कि ब्रिटेन में क्या महिला क्या पुरुष सभी को ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद है। बस उन्होंने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्होंने घड़ियों में चमड़े की जगह सोने और चांदी के स्ट्रैप लगा दिए और इन टाइम पीस को कलाई घड़ी कहने के बजाय ब्रेसलेट वॉच के नाम से रीब्रांड कर दिया। इस एक चालाक मास्टर स्ट्रोक ने कलाई घड़ी के उस पूरे कलंक को ही साइडलाइन कर दिया और देखते ही देखते ये ब्रिटेन के हर वर्ग में पॉपुलर हो गई। इसके बाद हंस को अपने इस बढ़ते ब्रांड के लिए एक ऐसा नाम चाहिए था जो घड़ी के उस छोटे से डायल पर एकदम फिट बैठे और दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से बोला जा सके। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर 100 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस ट्राई किए और आखिरकार 1908 में उन्हें वो एकदम परफेक्ट, कानों को अच्छा लगने वाला सुरीला नाम मिल गया, रोलेक्स। नाम तो मिल गया, लेकिन कलाई घड़ियों में एक बहुत बड़ी दिक्कत अभी भी बाकी थी, उनकी एक्यूरेसी यानी सटीकता। उनके छोटे आकार की वजह से उनका सटीक मूवमेंट बनाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। पर हैंस ने यहां भी हार नहीं मानी। उन्होंने दुनिया भर के हॉरोलॉजी यानी समय मापन विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ मिलकर गहन अध्ययन किया और 1910 में अपना खुद का मूवमेंट तैयार कर लिया, 15 लाइन कैलिबर 200। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस इनोवेशन ने रोलेक्स को दुनिया का पहला कलाई घड़ी क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट दिला दिया।
इसने साबित कर दिया कि एक कलाई घड़ी भी पॉकेट वॉच जितनी ही सटीक हो सकती है। भाग 3, युद्धों और पानी से बचाव। रोलेक्स का बिजनेस अब रॉकेट की तरह उड़ रहा था, लेकिन तभी दुनिया पर ऐसे संकटों के बादल छाए जिन्होंने इस ब्रांड को लगभग खत्म ही कर दिया था। आइए देखते हैं कि कैसे बेजोड़ इंजीनियरिंग ने इसे डूबने से बचाया। हुआ यूं कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और युद्ध के भारी खर्चों की भरपाई के लिए ब्रिटिश सरकार ने अचानक से घड़ियों के निर्यात पर 33% का भारी भरकम टैक्स लगा दिया। सोचिए, एक ही झटके में रोलेक्स की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं और उनकी बिक्री धड़ान से नीचे आ गिरी। इस जानलेवा संकट से अपने ब्रांड को बचाने के लिए हंस को भारी मन से अपनी पूरी की पूरी कंपनी इंग्लैंड से हटाकर स्विट्जरलैंड शिफ्ट करनी पड़ी। एक तरह से सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी क्राइसिस अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लाती है। युद्ध के मैदान में खाइयों के अंदर लड़ रहे सैनिकों के लिए अपनी राइफल छोड़कर कोट की जेब से पॉकेट वॉच निकालना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था। उन्हें तो समय देखने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो हर वक्त उनकी कलाई पर मौजूद हो। रोलेक्स ने इस जरूरत को तुरंत पकड़ा और पेश की ट्रेंच वॉच। इसमें न टूटने वाला कांच था, ढांचा बेहद मजबूत था और रात के अंधेरे में समय देखने के लिए चमकने वाली रेडियम सुइयां थीं। जब युद्ध खत्म हुआ और सैनिक इन घड़ियों को पहनकर अपने अपने देश लौटे, तो कलाई घड़ी को औरतों का आभूषण मानने वाला वो पुराना सामाजिक कलंक हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। अब इस कामयाबी के बाद एक और बहुत बड़ी तकनीकी दीवार सामने खड़ी थी। दरअसल उस जमाने की घड़ियों के केस स्नैप ऑन मैकेनिज्म से बंद होते थे, बिल्कुल हमारे घरों के टिफिन बॉक्स की तरह। ये धूल और पानी को अंदर जाने से बिल्कुल नहीं रोक पाते थे और घड़ियां अक्सर खराब हो जाती थीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई एक वाटरप्रूफ घड़ी बनाई कैसे जाए, और उससे भी बड़ा सवाल, उसमें चाबी कैसे भरी जाए ताकि अंदर पानी की एक बूंद भी न जा सके। और इसका शानदार जवाब मिला 1926 में। इंजीनियरिंग का एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस। हंस ने इन 3 कदमों के जरिए दुनिया का पहला स्क्रू ऑन मैकेनिज्म तैयार किया। पहला स्टेप, पुर्जों को खांचों यानी ग्रूव्स का इस्तेमाल करके एक साथ मजबूती से कस दिया गया। दूसरा, जहां भी जरा सी खाली जगह बची उसे रबर के छल्लों से पूरी तरह बंद कर दिया गया। और तीसरा, सबसे क्रांतिकारी कदम, जहां से घड़ी में चाबी भरी जाती है, उस वाइंडिंग क्राउन को बिल्कुल किसी पनडुब्बी के हैच की तरह सील कर दिया गया। और बस इसी के साथ जन्म हुआ दुनिया की पहली पूरी तरह वाटरप्रूफ घड़ी का, रोलेक्स ऑयस्टर। अब प्रोडक्ट तो रेवोल्यूशनरी था, लेकिन एक नई समस्या थी। आम जनता को इस वाटरप्रूफ वाले दावे पर बिल्कुल यकीन नहीं था। इसके लिए एक जबरदस्त मार्केटिंग की जरूरत थी। हंस ने क्या किया? उन्होंने मशहूर तैराक मर्सिडीज ग्लीट्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मर्सिडीज ने ये घड़ी पहनकर इंग्लिश चैनल पार करने का ऐतिहासिक प्रयास किया। और कमाल की बात यह है कि 10 घंटे बर्फीले पानी में रहने के बाद भी घड़ी एकदम परफेक्ट चल रही थी। बात यही नहीं रुकी, रिटेल दुकानों पर इस घड़ी को जिंदा मछलियों वाले फिश टैंक के अंदर रखकर बेचा जाने लगा। ये स्टंट सुनने में थोड़े अजीब जरूर लगते हैं, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया के सामने रोलेक्स की मजबूती का लोहा मनवा लिया। भाग 4, एक अमर लेगेसी का निर्माण। हंस विल्सडॉर्फ की जिंदगी और उनका ब्रांड दोनों ही लगातार संघर्षों से तप कर निखरे थे। अब इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने मैकेनिकल घड़ियों की आखिरी कमियों को हमेशा के लिए दूर किया और उस अमर लेगेसी को खड़ा किया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। रोलेक्स ऑयस्टर बहुत ही शानदार थी, कोई शक नहीं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं जानलेवा खामी थी। लोगों को हर 2 दिन में घड़ी में मैन्युअली चाबी भरनी पड़ती थी और अक्सर लोग चाबी भरने के बाद उस क्राउन को वापस कसना भूल जाते थे। नतीजा, पानी अंदर और घड़ी खराब। हंस ने इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए परपेचुअल रोटर का आविष्कार किया। यह एक ऐसा 360 डिग्री घूमने वाला रोटर था जो केवल आपके हाथ के हिलने से ही घड़ी की स्प्रिंग को अपने आप कस देता था। इसी से रोलेक्स बनी दुनिया की पहली सफल ऑटोमेटिक घड़ी, रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। समय आगे बढ़ता है और हम आते हैं 1945 में। कंपनी की 40वीं वर्षगांठ थी और रोलेक्स ने डेटजस्ट लॉन्च की, एक ऐसी घड़ी जो समय के साथ तारीख भी दिखाती थी। लेकिन ग्राहकों ने शिकायत की कि तारीख का नंबर पढ़ने में बहुत छोटा लगता है। अब इसका समाधान कैसे निकला, ये कहानी बड़ी ही मजेदार है। एक दिन हंस हाथ धो रहे थे और अचानक पानी की एक बूंद उनकी घड़ी के शीशे पर ठीक तारीख के ऊपर आकर गिर गई। उस पानी की बूंद से तारीख अचानक बड़ी और साफ दिखने लगी। बस फिर क्या था, इसी बात से आइडिया लेकर उन्होंने घड़ी के शीशे पर एक 2.5x मैग्नीफाइंग ग्लास जोड़ दिया। सोचिए, एक छोटे से सहयोग ने कितनी बड़ी डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व कर दी।
इसके बाद तो रोलेक्स ने जैसे रुकना ही छोड़ दिया। उन्होंने अलग अलग प्रोफेशनल्स और एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए स्पेशल घड़ियां बनाना शुरू किया। 1953 में पर्वतारोहियों के लिए बेहद रग्ड एक्सप्लोरर आई, जिसने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह किया। 1955 में पायलटों के लिए जीएमटी मास्टर बनाई गई ताकि वो उड़ान के दौरान अलग अलग टाइम जोन ट्रैक कर सकें। और फिर 1960 में समुद्र की उस अथाह गहराई और भयानक दबाव को झेलने के लिए डीप सी स्पेशल लॉन्च की गई। इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिएगा। जहां एक आम मानक घड़ी पानी में थोड़ा सा नीचे जाते ही प्रेशर से चकनाचूर हो जाती है, वहीं 1960 की इस डीप सी स्पेशल को समुद्र के सबसे गहरे ज्ञात बिंदु पर मारियाना ट्रेंच में पूरे 11,000 मीटर नीचे ले जाया गया। और उस अकल्पनीय दबाव में भी वो घड़ी बिना एक सेकंड रुके बिल्कुल सटीक काम करती रही। रोलेक्स ने यह साबित कर दिया कि चाहे माउंट एवरेस्ट की चोटी हो या समुद्र की सबसे गहरी खाई, उनके इस डिजाइन का कोई तोड़ नहीं है। साल 1960 में 79 वर्ष की आयु में हंस विल्स्टॉफ इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे एक ऐसा ब्रांड छोड़ गए जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो इस पूरी शानदार यात्रा से आखिर हम क्या सीखते हैं? एक साधारण से प्रोडक्ट को एक अमर लेगेसी बनने के लिए वास्तव में क्या चाहिए? इसका सीधा सा जवाब है समस्याओं को सुलझाने की कभी ना खत्म होने वाली वो जिद, परफेक्शन की चाह और किसी भी परिस्थिति के आगे घुटने ना टेकने वाला रवैया। क्या हम भी अपने जीवन और काम में इसी तरह की दृढ़ता ला सकते हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।